फ्रेंड्स, मैं आपका आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ल्यूसेंट्स फिजिक्स से लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं। 7 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आज का, आप एक बार मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो लेक्चर है, इससे एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से इसको समझिए। ठीक है फ्रेंड्स। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला से इसकी डिफिनेशन बनी है। आपको हम दिखा भी देंगे आगे चल के। देखिए आगे क्या दिया है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? F बराबर gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसी से देखिए इसकी डिफिनेशन बनी है। ये जो नियम बना है इसी सूत्र से बना है। आपको दिखा दें हम। देखिए कैसे। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल कौन सा होगा? एफ होगा। चलिए एफ रख लेते हैं। पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पिंड कौन कौन से द्रव्यमान क्या है? m1 है और m2 है। क्या बोला? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। देखिए पहली लाइन बन गई ना यहीं से। अब दूसरी लाइन देखिए यहाँ पे क्या दिया है। आगे दिया है एक दूसरे से r दूरी पर, है ना, एक दूसरे से r दूरी पर। यहाँ क्या बता रहा है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब साथ रखोगे तो ये जो प्रोपोर्शनल हट जाएगा, वहाँ पे ये g एक नियतांक आ जाएगा। तो ये सूत्र बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए देखते हैं क्या दिया है। F बराबर gm1m2 अपॉन r स्क्वायर दिया है, जहां g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स देखिए ये मान बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। g बराबर क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका मात्रक होगा। कैसे निकालते हैं मात्रा? निकालना बताते हैं फ्रेंड्स, निकालना बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से g का मात्रा कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों को एक पक्ष में ले जाओ। ये हैं, इनको एक साइड ले गए और g को एक साइड रखो तो निकाल लो। इतना तो करना आता ही होगा, पक्षांतर करना। तो f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे ना हर में, अगर उस तरफ कोई संख्या भाग में होती है, इधर आने पे क्या होता है? गुणे में हो जाती है। और यहाँ अगर गुणे में है तो उस तरफ जाएगी तो क्या होगा? भाग में चली जाएगी। तो m1 m2 नीचे आ जाएगा। m1 m2 बराबर g। तो यहाँ सूत्र बन गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर बन गया ना फ्रेंड्स जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुत्व क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व किसे कहते हैं? न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह के आकर्षण बल है, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिया है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट क्या दिया है। गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यानी स्मॉल जी जो है, गुरुत्व जनित त्वरण जो स्मॉल जी है, वस्तु के आकार, वस्तु किस रूप की है, कैसी है, टेढ़ी है, लंबी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ना उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि 50 kg की 5 kg की है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आदि पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जी के मान में परिवर्तन। पहला पॉइंट क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह पर से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन में दे रहेगा घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं कुछ भी दे दे तो क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान सदैव घटता है। ठीक है। अब पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के मतलब पूछा जाएगा जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। ध्रुव मतलब पोल। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों यानी पृथ्वी के ध्रुव पर। और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा, इक्वेटर पर होता है। विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं विषुवत रेखा को। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। और कब घटता है? जब पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे घूर्णन गति और जी का उल्टा संबंध है। अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। देखिए उल्टा सिस्टम है। देखो यहाँ पर घूर्णन गति घट रही है तो जी का मान बढ़ रहा है। यहाँ देखिए बढ़ रही है तो जी का मान कम हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है? यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगी। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल मतलब एंगुलर वेलोसिटी से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कब शून्य होता है? सॉरी फ्रेंड्स, जब पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तब होता है भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यानी यहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। यानी भूमध्य रेखा पर, अब सोचिए खुद, जब वस्तु का भार शून्य हो जाएगा यानी भार है ही नहीं, अर्थात वही बोले यानी यहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर कोणीय चाल कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन ध्रुव पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वजनित त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंड्स, चाहे वो 17 गुनी चले चाहे 50 गुनी चले। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में दिन की अवधि
24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसी स्थिति बताइए जिसमें दिन की जो अवधि है 24 घंटे से घटकर 84 मिनट कब हो जाएगी, कब? जब पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, कई प्रश्न देखो इससे बन रहे हैं, दोबारा देख लीजिए। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी यहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि कितनी होगी? 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे, 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे अर्थात 84 मिनट की हो जाएगी। आगे क्या दिया है? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी क्या करें, अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। बोल रहे हैं यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर देती है तो जी के मान में ध्रुवों पर छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी, ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर जी के मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या मतलब है? फिर से देख लीजिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना ही बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुव को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में पिंड का भार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरूर अच्छे से देख लीजिए। क्या दिया है? पहला पॉइंट क्या दिया है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न पूछा जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन में देंगे। बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, परिवर्तित होता है, या ऐसा सब दे देंगे तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो क्या होगा? पहला बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आप देखते होंगे, आप खुद जब बैठते होंगे तो आपको जब लिफ्ट से ऊपर जाना होगा तो आप देखते होंगे कि हम जो थोड़ा वेटेड हो गए हैं, ऐसा लगता है हमारा वजन बढ़ गया है जब ऊपर जाती है लिफ्ट, ऐसा प्रतीत करते होंगे जब आप बैठेंगे। अगर नहीं फील किया है तो आप कभी भी बैठिएगा तो आप फील कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ये बैठने पर मैंने खुद अनुभव किया है, आप लोग भी बैठकर अनुभव कीजिएगा, अनुभव किया होगा। ध्यान कीजिएगा कि आपका जब नीचे लिफ्ट आती है तो ऐसा लगता है हमारा वेट कम हो गया है। तो वही बोल रहे हैं, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार क्या? घटा हुआ प्रतीत होता है। देखिए लॉजिक से आप पढ़िएगा, इसमें ऊपर की ओर कोई चीज ऊपर जाएगी, सीधा समझो ऊपर मतलब कोई व्यक्ति अगर ऊपर मतलब धनी मान चलो एक प्रकार से, तो वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना, और नीचे गिरने का मतलब क्या है? घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ लॉजिक बना के समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से या ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। क्या? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है, यही भारहीनता की स्थिति है। क्या बता रहे हैं? अगर लिफ्ट है नीचे आ रही है, अचानक तार टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। मान लीजिए एक पिंड जैसे मतलब कोई चीज छोड़ दी गई है, मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है,
उन्मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। फिर से देख लीजिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। प्रश्न पूछा जाता है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या मतलब पिंड का भार क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। बता रहे हैं लिफ्ट में जब नीचे उतर रही हो तो जो लिफ्ट का त्वरण है, त्वरण मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, अगर त्वरण है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। यही बता रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, जब गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता है, जब उससे अधिक होगा तो सीधी सी बात आप ऊपर चले जाओगे। भाई त्वरण जब ऊपर की ओर कार्य कर रहा है तो आप नीचे क्यों करोगे। भाई गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, भाई हम लोग जो पृथ्वी पर टिके हुए हैं, त्वरण कारण टिके हुए ना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही तो हम पृथ्वी पर हमारे पैर टिकते हैं। अगर गुरुत्वीय त्वरण ना हो तो हम बीच में उड़ा करें, यही होगा ना। तो ही बता रहे, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसके नियम देख लेते हैं। क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इनके अनुसार क्या कहा इन्होंने, केपलर साहब ने कहा कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। बता रहे हैं ना कि तथा सूर्य जो होता है ग्रह की कक्षा के, जिसमें चक्कर लगाता है ना, ये फोकस, एक फोकस बिंदु पर यहां जैसे स्थित है, फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य ग्रह की एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या दिया, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत यानी कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। क्या बता रहे हैं, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, जब ग्रह जो होता है सूर्य के जब नजदीक होता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका वेग घट जाता है। अगला नियम क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होता है एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उस ग्रह का परिक्रमण काल टी कहते हैं। फ्रेंड्स, परिक्रमण काल क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर यानी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर यानी टी भाई परिक्रमण काल है, वर्ग की बात होती टी घात 2, ठीक है, या ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r होगी, ग्रह की जो है सूर्य से औसत दूरी r होगी, के घन मतलब घात 3, तो r की घात 3 के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शन, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल टू r³। टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती r³ पढ़ सकते हो या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ पढ़ सकते हो। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। इस सूत्र से स्पष्ट है भाई। देखो टी स्क्वायर
प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का मतलब क्या है, जितनी दूरी अधिक होगी उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। अगर मान लीजिए 2 दूरी है तो 2 उसका परिक्रमण काल क्या होगा, 8 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यूब हो जाएगा ना। तो वही बताया, अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ, यहां अस्थ होना चाहिए, दूरस्थ ऐसे फ्रेंड है, ऐसे है, जबकि दूरस्थ जो ग्रह वरुण, वरुण को नेपच्यून, इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, वरुण ग्रह नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून इंग्लिश में बोलते हैं का परिक्रमण काल 165 दिन है। प्रश्न पूछा जाता है वरुण यानी नेपच्यून का परिक्रमण काल कितने वर्ष है, तो 165 वर्ष है, और बुध का कितना दिन है, 88 दिन है, ठीक है। आगे आते हैं, IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। IAU ने हो, यहाँ पे ने होगा, यहाँ पे IAU ने यम मतलब प्लूटो, यम मतलब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। अब यम को क्या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। पहले इसको ग्रह की श्रेणी में माना जाता था, इसलिए सबसे दूर ग्रह यम था, लेकिन अब जब इसको हटा दिया गया है तो सबसे दूरस्थ ग्रह कौन हो गया है, आपका वरुण हो गया है फ्रेंड्स। कौन सा हो गया, वरुण। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।